बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और कुछ रुत बदलती कहानियाँ पाकिस्तान सुपर लीग 10 में भी नज़र आ रही हैं। और अब जो मैचेज़ है पिंडी और लाहौर में खेले जा रहे थे, अब ख़बरें आ रही हैं कि दुबई, दोहा या कराची मुंतकिल होने की ये करंट ख़बर है। लेकिन अभी इसका फ़ैसला अब से चंद घंटे के बाद हो जाएगा कि ये मैचेस कहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन उससे कबल हमने देखा कल जो मैच खेला गया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान सुपर लीग 10 का, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया जो मैच, उसमें हमने देखा कि कोटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 में अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं, उसके अलावा PSL जितने भी अब तक मुनक्किद हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रन करने वाली टीम बन गई। और फिर शिकस्त दी उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और मुसलसल चौथी शिकस्त इस्लामाबाद को होती दिखाई दी इस टूर्नामेंट के अंदर। इससे कबल उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज़ बड़े अच्छे अंदाज में किया था, मुसलसल 5 मैचेस जीतने में कामयाब रहे। क्या वजह थी कि मुसलसल 4 नाकामियाँ उनके हिस्से में आती दिखाई दी। और फिर दूसरी तरफ देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ा उम्दा परफॉर्म करती रही और गुज़िश्ता मैचेस के अंदर, और कल भी उन्होंने इसका प्रूफ दिया और एक यूनिटी की हैसियत से वो इस टूर्नामेंट में अब नज़र आ रही है। कल भी उन्होंने 109 रन से शिकस्त दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 263 रन बनाने में कामयाब रही है। इस सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे आज अपने शो में, और फिर पाक भारत कशीदगी के हवाले से भी थोड़ी सी बात रहेगी कि जो मैचेज़ है पाकिस्तान सुपर लीग के जो मुंतकिल हो रहे हैं, या फिर दुबई, दोहा या फिर कराची, इस पर भी बात रहेगी। और बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट असगर अजीम साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अजहर भाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस वक्त करंट सूरत हाल नज़र आ रही है, और जो अब तक जो फैसले हुए हैं, और अब से चंद घंटे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फैसला भी होना है कि आया इस टूर्नामेंट को ख़त्म कर दिया जाए या फिर कहीं मुंतकिल कर दिया जाए। तो असगर अजीम साहब, सबसे पहले तो इससे शुरुआत करते हैं, और क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर जो अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कशीदगी नज़र आ रही है पाक भारत की, और उसके बाद जो मैचेज़ है पिंडी लाहौर में खेले जा रहे थे, आप कराची की भी बातें हो रही हैं, दोहे की भी बातें हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, या फिर आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट को ख़त्म कर देना चाहिए? बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। बात यह है कि धोआ नहीं धो दिया, हमने इतना धो दिया कि हमें टूर्नामेंट ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। अब वो रो रहे हैं और अपनी सफाई का इंतज़ाम कर रहे हैं, चूँकि धर्मशाला से मैच हैदराबाद मुंतकिल हो गया। गुजरात स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर है, उसकी इंतज़ामिया ने कह दिया कि कहीं और मुंतकिल करें, मौजूदा सूरत हाल में हम यहाँ मैचेस नहीं करा सकते। तो ये कह देना कि जी सिर्फ PSL के लिए मसाइल हैं, गलत। मसाइल तो असल IPL में खड़े हो गए, और वो लोग ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। और दूसरी बात शहज़ादे, मैच 99% तो यही है कि वो कराची मुंतकिल होंगे, चूँकि गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। अब इजलास जारी है फ्रेंचाइज़र के दरमियान, PCB चेयरमैन है, अक्सरियत जो है ऑनलाइन इसमें शरीक हैं। और वो जो लोग ये कह रहे थे कि पिंडी का मैच मुलतवी कर दिया गया किसी वजह से, तो उनको भी बताता चलूँ कि भाई बारिश हो रही थी, बारिश ने मौका नहीं दिया, इसलिए अब तकरीबन 99% वो मैच भी मुलतवी हो गया। फिर कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि जी टिकट नहीं है, एयरपोर्ट बंद है, तो कराची किंग की टीम पिंडी में नहीं गई। वो पिंडी से निकली कब थी भाई? एक तो लाहौर की टीम आई है सिर्फ वहाँ से निकल कर, बाकी तो टीमें पिंडी में मौजूद हैं। तो सोशल मीडिया वालों से भी कहूँगा कि कुछ तस्दीक कर लिया करें, और इस वक्त किसी और का तर्जुमान बनने से बेहतर है अपने मुल्क का तर्जुमान बने। बड़ी अच्छी बात कही कि अपने मुल्क के तर्जुमान बने, बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया की तरफ इस अपनी चीज़ों को तरजीहात में शामिल करें। हम अपने मुल्क, अपने तर्जुमान का इंतज़ार करें जब तक वो फैसला नहीं आता। अज़हर भाई, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब रही कोयटा की टीम है। और आप समझते हैं क्योंकि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैच के, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और फिर एक आप समझते हैं गलत फैसला करते हुए दिखाई दी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का। देखिए शहज़ादे, शॉर्ट मैचेस में T20 में टॉस की इतनी अहमियत तो नहीं है, और अब तक जो अप्रैल के महीने में मैचेस हुए और अब मई में हो रहे हैं, उससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि हमारी जो पिचेज़ हैं
वो सख्त गर्मी को अफोर्ड नहीं कर सकती। अप्रैल का सीज़न भी उसने अफोर्ड नहीं किया और गर्मी का भी। हाई स्कोर मैचेस नहीं हो रहे थे और शुक्र है कि एक मैच तो इतना हाई स्कोर हुआ जिससे माजी के कई रिकॉर्ड पाँच हो गए। तीसरी विकेट की शराकत में आपने देखा कि एक अच्छा स्कोर बना और हमारे कोयटा के 2 प्लेयर्स ने जो है, हसन ने और रूसो ने जो है वो सेंचुरी की और अच्छी सेंचुरी थी। 45 गेंदों पे और 46 गेंदों पे सेंचुरी करना, तो स्ट्राइक रेट भी उनका बड़ा शानदार था। तो मैं ये समझता हूँ कि टॉस का फैसला इतना मायने नहीं रखता था जितना इस्लामाबाद के डिस्टर्ब होने का था। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच जीतने के बाद शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, जिसकी वजह से उनके मैच में उनकी टीम में वो रिदम नहीं रहा और फिर शादाब का 2 मैच ना खेलना, उनका अनफिट होना, ये भी एक सबब था उनकी टीम के लिए। और जो हमारे सलमान अली आगा हैं उन्हें मौका दिया गया, लेकिन शहजाद अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने बड़ी आवाज़ उठाई कि सलमान अली आगा नेशनल टीम के कप्तान हैं, शादाब जो हैं वो उसको मौका दें, तो मौका मिला, लेकिन तीनों मैचों में शादाब नाकाम रहे और कप्तान की नाकामी का असर आपको पता है निचली सतह तक आता है। टीम को भी पड़ा और यहाँ पर मुसलसल हार इस्लामाबाद यूनाइटेड के हिस्से में आई। और जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जावेद साहब, कल के मैच पे क्या कहेंगे? 2 सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं और एक बड़ा टारगेट यहाँ पर देने में कामयाब रही थी कोयटा। क्या कहेंगे कल के मैच में और कहाँ इस्लामाबाद गलती करती हुई नजर आई पिछले 4 मैचेस के अंदर? मोइन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम लिया, असल में इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं है, वो जो है उनमें वो चीज़ ही नज़र नहीं आ रही। जो आप कोयटा का डगआउट देख लें और इनका डगआउट देख लें, आप देख लें कि नवाज़ जो है बाउंड्री पे खड़ा होकर शादाब से जो है अकेले शिकवे कर रहा है कि किस तरीके का मैच चल रहा। भाई असल मसला कैप्टनशिप का होता है। जब कप्तान ने टॉस जीत ली, जब कप्तान टॉस जीत के मुखालिफ टीम को बैटिंग देता है तो इसका मकसद ये है कि उन्हें अपने बॉलर्स पर भरपूर एतमाद होता है कि ये 150-60 में जो है सामने वाली टीम को आउट कर लेंगे। अब आपके पास जो बॉलर थे उनकी तो कलई खुल गई, जिस तरीके से रूसो ने और हसन नवाज ने उनका रिमांड लिया और पीएसएल की हिस्ट्री में 263 रन जैसा फाड़ खड़ा कर दिया। और फिर आज तक कभी जो है पीएसएल में 2 प्लेयर्स ने एक ही मैच में 100 नहीं की, दोनों ने सेंचुरीज कर दी। तो इन सारी चीज़ों की अगर तनाजुर में देखें तो हम पहले ही कह रहे थे, हमने कल भी कहा था कि कोयटा जो है बिल्कुल आउट क्लास कर देगी इस्लामाबाद को, और वही हुआ जिसका डर था। कोई यूनिटी नहीं नज़र आ रही थी, कोई यकीन, इत्तेहाद, कोई चीज़ भी जो है वो इस्लामाबाद के डगआउट में नज़र ही नहीं आ रही थी। सिर्फ अकेला शादाब बैठा हुआ था। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें तो फिर आप जो है रिजल्ट कैसे लेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाला एक मैच जो रहता है इस्लामाबाद का, मुझे लग रहा है ये 10 पॉइंट के साथ ही अपना इख्तिताम करेगी इस टूर्नामेंट में। चलें, यहाँ तो जावेद साहब कह रहे हैं कि आइंदा एक जो मैच खेला जाना, वो मैचेस जो कराची हो या दोहा हो, उस पर देखते हैं कि इस्लामाबाद क्या परफॉर्मेंस देती है। लेकिन पॉइंट्स टेबल तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर कबल असगर अजीम साहब कह रहे थे कि हसन नवाज़ ने जो है 45 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर की। हसन नवाज़ पिछली 2 इनिंग्स अगर हम असगर साहब देख लें तो उसने नंबर 3 पोजीशन पर आकर 4 पोजीशन पर आकर खेली है। तो आप समझ रहे हैं कि जब वो नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, एज ए ओपनर खेल रहे होते हैं, तो यहाँ तो अब हम देख रहे हैं कि वो नंबर 4 पोजीशन पर आकर जो है कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब क्योंकि सिलेक्शन भी होनी है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर हसन नवाज़ अगर सिलेक्ट होते हैं टीम के लिए, क्योंकि हम ये भी इजराइल से खबरें भी आ रही कि साहबजादा फरहान भी इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे, वो भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, तो आप यहाँ समझते हैं कि एज ए ओपनर जो है नंबर 4 पोजीशन पर आकर बैटिंग करता दिखाई दे रहा है और उसने परफॉर्म किया है। यहाँ पर जब वो नेशनल टीम में खेल रहा होता है तो हम ओपनर खिला रहे होते हैं। देखिए, ये कोई मैटर नहीं है। जदीद क्रिकेट में बैटर को हर नंबर पर खेलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। बाबर आजम 6ठे नंबर तक बैटिंग करते रहे हैं। अब वो अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर वो कह रहे हैं कि जी मैं 6ठे नंबर तक बैटिंग करता रहा हूँ। इंजमाम कहते हैं कि मेरे कहने पे वो 1 डाउन आ गए। तो हसन नवाज़ तो फिर बिल्कुल न्यू कपल है ना, इस पर हम किस बात के पैराए लगाएं, किस बात की पाबंदी लगाएं। असल चीज़ देखने की ये है कि हसन नवाज़ की दोनों इनिंगें क्या बाएतमाद थी, क्या उसके सिलेक्शन ऑफ शॉट जो थे वो उसके कलाई के और उसके क्लास की नुमाइंदगी कर रहे थे, उसमें वो झलक नज़र आ रही थी कि जिसके लिए वो मशहूर है कि ये हार्ड हिटर बिटर है। तो दोनों इनिंग में उसने साबित किया कि वो मैच फिनिशर भी है।
उसकी सिलेक्शन भी बिल्कुल दुरुस्त थी। अब ये एक अलग मैटर है कि उसको ओपनर खिलाया जाए या चौथे या पाँचवें या तीसरे नंबर पे खिलाया जाए, लेकिन उसने अपनी क्लास तो साबित कर दी। लेकिन मैं फिर भी हमेशा कहता हूँ किसी भी नए प्लेयर के लिए कि उसको फ़ौरन नेशनल टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए 2-3 सीज़न जब तक वो परफॉर्म ना कर ले। क्योंकि होता ये है शहजादे कि जब लड़के को फ़ौरन आप ले लेते हैं तो उसमें वो स्टेमिना नहीं रहता, उसमें वो आई नहीं रहती और वो अंदर से कमज़ोर होता है। जब वो यहाँ से कमज़ोर होता है तो वो फ्लॉप हो जाता है और रिजल्ट क्या आता है, माजी के बेशुमार प्लेयर आप भी जानते हैं। बिल्कुल, माजी के बेशुमार प्लेयर नज़र भी आ रहे होते हैं कि किस तरह फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ुद हसन नवाज़ के साथ भी ऐसे ही कुछ होता हुआ भी दिखाई दिया। अब देखते हैं कि आया सिलेक्टर्स उन्हें मौका देते हैं या नहीं देते हैं। इस पर हम ज़रूर और भी मज़ीद बात करेंगे और नौजवान प्लेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। असगर अजीम साहब की तरफ एक दफ़ा फिर चलते हैं। असगर में बात हो रही थी यहाँ पर नौजवान प्लेयर्स के हवाले से, और हसन नवाज़ की हम बात कर रहे थे, फिर माज सदाकत ने भी एक अच्छी इनिंग खेली और फिर कमबैक की आपने बात की कि 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो माजी में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं T20 के अंदर, एक दफ़ा फिर कमबैक करते दिखाई देंगे। लेकिन इस कमबैक के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह हसन अली नए रूप में नज़र आए हैं, इंजरी से निजात के बाद भी उन्होंने परफॉर्म किया। आप समझते हैं कि इस वक्त हमें ज़रूरत है थोड़ा सा तजुर्बा रखने वाले हसन अली की भी? देखिए शहजादे, आपके जवाब से पहले तो ये अपडेट ज़रूरी है कि जो मैच आज होना था पिंडी में वो मुलतवी कर दिया गया है फाइनली, और उसकी नई तारीख का ऐलान अब PCB बाद में करेगा। बाकी मैचेस कहाँ खेले जाएंगे, यानी कि टोटल 4 मैचेस हैं, कराची में, दोहा में या दुबई में, इसका फैसला शाम तक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंचाइजर्स बजिद है कि कराची में मैचेस हों, हमें मुल्क से बाहर ना जाना पड़े। अब जो आप बात कर रहे हैं खिलाड़ियों को कमबैक करने की, देखिए साहबजादा फरहान का आपने जिक्र किया। साहबजादा फरहान नो डाउट T20 में डोमेस्टिक का इस वक्त सबसे कामयाब बैटर है। उसको मौका मिला लेकिन वो माजी में मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके, लेकिन इस बार भी उसको चांस मिल सकता है और मेरा ख्याल है कि उसको मैसेज भी हुआ है कि वो तैयार रहे। हसन अली नो डाउट बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने PSL में इन हुए और अपनी परफॉर्मेंस आई थिंक 13 या 14 विकेटें ले चुके हैं और उनको एज ए सीनियर बॉलर पाकिस्तान टीम में जगह मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है कि अब से 2 साल कबल हसन अली ने डोमेस्टिक में ही बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी, अपनी टीम को फाइनल में भी लेकर गए थे, फाइनल भी जितवाया था। लेकिन उसी परफॉर्मेंस पर जब उनको नेशनल टीम में जगह मिली तो वो फ्लॉप हो गए। तो ये जो एक आंसर आता है डोमेस्टिक से नेशनल तक जाने का और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का, तो इसमें प्लेयर्स को अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो इंटरनेशनली परफॉर्म कर सके। अब आप दीगर खिलाड़ियों की पर ले लें तो दीगर खिलाड़ियों में भी हमारे पास हसन नवाज़ को कमबैक किया जा सकता है। हमारे पास इस वक्त PSL 10 का सिर्फ एक ही प्लेयर है, एक ही बॉलर है जिसको मैं पूरे PSL 10 का इस वक्त खिलाड़ी कहता हूं कि जो सामने आया है, जिसके लिए वसीम अकरम ने 2 बार मुलाकात की और कहा कि अगर इसकी बॉडी मजबूत हो जाए तो ये अच्छा बॉलर बन सकता है, इसकी सलाहियतें बेहतर हो सकती है, इसकी इन स्विंग आउट स्विंग भी अच्छी हो सकती है, और वो है अली रज़ा। मेरा ख्याल है कि हसन अली के साथ अगर अली रज़ा को भी टीम में लाया जाए और वो प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे लाइक शाहीन आफरीदी और हारिस खान, तो हारिस रऊफ, तो भाई इनसे जान छुड़ाया जाए, इनके हाथ जोड़े जाएं कि जाएं आप भी डोमेस्टिक खेलें। जब तक आप 10 ओवर में रिलायबल इकोनॉमी के साथ बॉलिंग नहीं कर लेते आप कम बैक नहीं कर सकते। चले कम बैक नहीं कर सकते हैं। इन्होंने 2-3 प्लेयर्स के नाम भी लिए इस वक्त कि वो फास्ट बॉलिंग में जो है पाकिस्तान को, नेशनल टीम को अच्छे अगर मौके मिले तो अच्छी परफॉर्मेंस से जिता भी सकते हैं। और उसके अलावा एक ऐसा बॉलर भी पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल है, कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स भी किए हैं। और थोड़ा सा क्योंकि असगर अजीम साहब ने कहा कि इन स्विंग आउट स्विंग बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है अली रज़ा, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मीर हमज़ा के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मीर हमजा को भी माजी में मौके मिले हैं और उसके लिए हम मीडिया वालों ने बड़ी कैंपेन चलाई थी, लेकिन वही बात है
कि इंटरनेशनल प्लेयर में ना वो शाहिद आफरीदी जो कहते हैं ना, वो दिल से खेलो, यहाँ से बहादुर होना चाहिए, तो आप इंटरनेशनल मैचेस खेल सकते हैं। क्योंकि अगर अपनी विकेटों पे खेल लेते हैं तो आप बाहर के विकेटों पे जाके, पर्थ के विकेट पे अगर आप नाकाम हो गए, न्यूजीलैंड के इन स्विंग माहौल में अगर आप नाकाम हो गए तो फिर आप खिलाड़ी नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में अगर आप नाकाम हो गए तो आप खिलाड़ी नहीं है। यूएई में, पाकिस्तान में, इंडिया की विकेटों पर अगर आप परफॉर्म कर लें तो आप खिलाड़ी नहीं है। बल्कि मैं तो अब ये कहूँगा कि इंग्लैंड में भी एक आध विकेट छोड़ के, एक आध स्टेडियम को, ग्राउंड को छोड़ के अगर आप दीगर विकेटों पर कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी आप उतने बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। चूंकि इंग्लैंड में भी जो मट्टी इस्तेमाल हो रही है वो तो इंडिया की हो रही है, पिचें तो उसी से बनाई जा रही है, तो बैटिंग पर तरजीह दी जा रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर जब वो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं तो अपने आप को इस तरह से मेंटेन करें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्म कर सकें। वो ऐसा ना हो कि वो नाकाम होने के बाद गुमनामी में चले जाएं और फिर उन्हें ढूंढते ही रह जाएं। इसी गुमनामी पे भी बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं आजम खान के हवाले से आप क्या कहेंगे जावेद साहब? मोइन भाई देखिए, आजम खान के बाद वो मोइन के बेटे हैं, कुछ कहना बनता नहीं है। नहीं, आपने कहा ना मोइन भाई, तो मैंने कहा वो मोइन के बेटे हैं। हाँ, मोइन खान के बेटे हैं। जी जी। लेकिन ये है कि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बिल्कुल 0/0 परफॉर्मेंस। जितना उन पर रिलाई कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिस नंबर पे वो जाते हैं, उन्हें 2-3 गोल्डन चांस भी मिले, काफ़ी लंबे ओवर्स भी मिले, लेकिन वो परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं एज ए बैट्समैन और एज ए विकेट कीपर। और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपनी फिटनेस पर। जब तक वो ये चीज़ें नहीं कर पाते तो मैं नहीं समझता कि उनके नाम के बारे में सिलेक्टर कुछ सोचेंगे भी। चलें, ये कह रहे हैं कि सिलेक्टर सोचेंगे भी उनके नाम के बारे में। मैं तो कहता हूँ सोचना भी नहीं। असगर अजीम साहब कह रहे हैं सोचना भी नहीं आजम खान के हवाले से। और एक ऐसा प्लेयर जिसे काफ़ी अरसे के बाद टीम में दोबारा मौका दिया गया और चैंपियंस ट्रॉफी में वो शामिल हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि उसे बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल उसने कमबैक के बाद जो है मुसलसल तसल्सल के साथ जो है पाकिस्तान टीम में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाया। खुशदिल शाह के हवाले से क्या कहेंगे असगर अजीम साहब? बस दिल खुश है तो खुश है। चलें, दिल खुश है तो खुश है, खुशदिल शाह के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 50 प्लेयर्स के लिए एक कैंप लगाया। अब्दुल रज़ाक उसको देख रहे थे। T20 फॉर्मेट के लिए अच्छे बैटर्स निकाले जा रहे थे, हार्ड हिटर बैटर्स निकाले जा रहे थे। उनमें से एक अब्दुल समद भी थे और जिन्हें मौका दिया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में, लेकिन वहाँ वो लंबी बारी नहीं खेल सके। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 10 में भी उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है। 1 से 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि हम बैटर निकाल रहे हैं असगर साहब, और इसमें हम हार्ड हिटर को ज़्यादा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 7वें 8वें नंबर पर ऐसे बैटर्स नहीं आ रहे हैं। जिस तरह शाहिद आफरीदी बैटिंग किया करते थे, जिस तरह अब्दुल रज़ाक बैटिंग किया करते थे, वो बैटर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। देखिए शहजादे, हमारा जो टारगेट है वो है T20 वर्ल्ड कप, और जो कैंप लगाया गया वो भी इसी नीयत से लगाया गया था कि अब्दुल रज़ाक की सरपरस्ती में लड़के निकलेंगे और T20 वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा स्क्वाड हम तैयार कर सकेंगे। इस वक्त जो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक से ही ये लड़के आ रहे हैं। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि PSL से कोई लड़का नहीं आता। मैंने अली रज़ा को दरियाफ़्त कहा तो वो PSL की दरियाफ़्त नहीं है, वो डोमेस्टिक की दरियाफ़्त है। वसीम अकरम ने PSL में उससे मुलाकात नहीं की थी, उससे पहले उससे मुलाकात की थी। और कोई भी प्लेयर जो अब तक परफॉर्म जिसने किया है, माँ सिवाय एक हारिस रऊफ़ के, PSL से नहीं है। हारिस रऊफ़ सिफारशी कल्चर से आया, अपने टेप बॉल के पटखू से आया वो, और लाहौर कलंदर के कंधे पे चलकर आया, इसीलिए इतनी जल्दी फ्लॉप हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास अब लड़के सामने आ रहे हैं, और इस PSL में जो हाईलाइट में, PSL एक प्लेटफॉर्म है जिस पे पूरी दुनिया की नज़र होती है, पूरी दुनिया में ये देखे जाते हैं, और इस प्लेटफॉर्म से लड़का पॉलिश होकर हाईलाइट होकर सामने आ जाता है। डोमेस्टिक पे हमारी मीडिया की, हमारी आपकी, किसी की भी उस तरह से नज़र नहीं होती, माँ सिवाय चंद एक जर्नलिस्ट के डोमेस्टिक में कोई नज़र नहीं आता। तो PSL वो प्लेटफॉर्म है जो हमें मौका देता है हमारे लड़कों को कि वो सामने आए। तो जो लड़के सामने आ रहे हैं उनमें मैंने आपको कई नाम अभी बताए। आप बीटर की बात कर रहे हैं तो नो डाउट माज, हसन अली और फिर तलत हुसैन तलत भी एक अच्छे फॉर्म में हैं। इसके अलावा और कई प्लेयर्स हैं जिनको हम ला सकते हैं और अपने T20 की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन
इकट्ठी तब्दीली तो नहीं होती। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने टीम 1-2 दिन में अनाउंस करनी है, 3-4 लड़के आप उसमें रखें, आप उसमें बाबर आजम को ना रखें, आप उसमें रिजवान को ना रखें, आप उसमें हारिस को ना रखें, आप उसमें शाहीन को ना रखें, इनकी जगह नए लड़के को लेकर आए। अब इवन कि मैं तो कहता हूँ नसीम शाह को भी ना रखें, और हमारे जो डोमेस्टिक के या इस सीजन से जो लड़के निकल कर आए हैं उनको मौका दें, क्योंकि हमारी अपनी ज़मीन है, हमारी अपनी विकेट है, हमारी होम सीरीज़ है। जब हम न्यूजीलैंड में अपने लड़कों को कुर्बानी का बकरा बना सकते हैं तो मेरे भाई सिलेक्टर्स पीसीबी हम अपने घर में, अपने होम ग्राउंड में, अपने घर में क्यों नहीं उनको मौका दे सकते। तो मेरा ख्याल है कि एक नई टीम 4-5 लड़के तब्दील करके हम बांग्लादेश के अगेंस्ट एक टीम खड़ी कर सकते हैं। खड़ी कर सकते हैं। जय सब कुछ कहना चाह रहे थे असगर भाई से एक सवाल करना चाहता। असगर भाई, जैसे आकिब जावेद की देख लें कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी चला रहे हैं, सारे इख्तियारात उनके पास हैं। अभी जैसे आपने डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात की, पीएसएल के प्लेयर्स की बात की, आया कि आकिब जावेद और उनकी जो टीम है इन प्लेयर्स को नहीं वॉच कर रही होगी? जाहिर है जो परफॉर्मेंस देगा तो आकिब जावेद उन्हें ही सिलेक्ट करेंगे ना, या कोई और प्लेयर अमरेला से तो नहीं आएगा? यहीं से आपने टीम बनानी, इस पर ज़रा रोशनी डालें आप। देखिए, आकिब जावेद साहब डोमेस्टिक के बहुत अच्छे कोच हैं और 10 साल तक लाहौर कलंदर से वो लगे रहे। लाहौर कलंदर के फ्रेंचाइजर ने खुद कहा कि ये तो डोमेस्टिक में और जो नेशनल कैंप है या आप ट्रेनिंग सेंटर कह लें तो एनसीए कह लें, उसके लिए ये इंतहाई आइडियल है। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि पर्ची सिस्टम के तहत वो पाकिस्तान टीम के ना सिर्फ हेड कोच बने अपनी साजिशों के जरिए, और मैंने नहीं, जैसी गिलिप्सन ने उन पर इल्ज़ामात लगाए, और फिर हमारे वहाब रियाज के साथ सपोर्ट में वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन बने और गैर एलानिया तौर पे वो चीफ सिलेक्टर भी बन गए। तो अब उनका जो अंजाम है वो सबके सामने नजर आ रहा है। चले जो अंजाम है वो सबके सामने नजर आ रहा है। जो सलाहियत थी, देखिए अगर वो पानी रहेगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नौजवान खिलाड़ियों की, लेकिन असगर अजीम साहब से ये ज़रूर पूछूंगा कि इसमें PSL 10 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ अच्छे स्पिनर्स नहीं आए। हम माजी उठा के देखें तो इससे कबल अगर उसामा मीर हमारे पास अच्छे निकल कर आए थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें कोई अच्छा स्पिनर नज़र नहीं आया। हालाँकि हम काफ़ी बातें सुफियान के हवाले से भी कर रहे थे, फिर महरान मुमताज़ हमारे पास थे, फैसल अकरम हमारे पास मौजूद थे, कासिम अकरम हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि या तो फ्रेंचाइज ने उन्हें मौका नहीं दिया, या फिर हमारे पास गैर मुल्की प्लेयर जो है वो ज़्यादा जो है इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे, जिसके बेस पे जो है मौका नौजवान स्पिनर्स को नहीं मिला। देखिए शहजादे, स्पिनर्स के हवाले से हम बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको हम पॉलिश नहीं कर रहे, उनको हम मौके नहीं दे रहे। आपको पता है कि एक असगर नाम का स्पिनर आया था, नेशनल बैंक से उनका ताल्लुक था, आई थिंक हब के इलाके से शायद वो ताल्लुक रखता था। आया, परफॉर्म किया, नेशनल टीम में भी गया, लेकिन फिर उसको साइड कर दिया गया, उस पर तवज्जो नहीं दी गई, पसंद नापसंद का वो शिकार हो गया। वलीद एक स्पिनर आया था, उसने अपने डेब्यू में 5 विकेटें ली थी। अभी वो सीज़न में 4 साल के बाद वापस आया डोमेस्टिक में, और पहली हैट्रिक डोमेस्टिक की उसने की वलीद ने, जिसे बिन तौसीफ होने की सज़ा दी गई। और ये सज़ा कोई और नहीं दे रहा, बल्कि ख़ुद कराची के जो चैम्पियन बनते हैं क्रिकेट के, जो अहदेदारान हैं, जो करता धरता हैं, ये सज़ा उनकी तरफ से दी जा रही है। तौसीफ अहमद के, जो कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, पाकिस्तान का एक स्टार है, बेंगलोर के हीरो हैं, शारजा कप, ऑस्ट्रेलिया कप के हीरो हैं, उनके से इख्तलाफात और उसकी सज़ा वलीद को दी गई। इसी तरीके से और बहुत सारे स्पिनर्स आए जिन्हें हम नहीं खिला सके। हमारे पास यासिर के बाद कोई स्पिनर ऐसा नहीं आया जिसने अपनी जगह बनाई हो या जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेल सकता हो। यासिर के साथ अलमिया ये हुआ कि वो हमारी विकेटों पे तो नहीं खेला, अलबत्ता बाहर ज़रूर उसने परफॉर्म किया, लेकिन जब पाकिस्तान में उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया तो फिर वो
कामयाब नहीं हो सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि काम करेगा कौन। आप एक ज़माना हो गया, मुझे तो याद नहीं पड़ता, शायद 2013 में एक आपने फास्ट बॉलिंग का कैंप नेशनल स्टेडियम में लगाया था और वसीम अकरम की सरबराही में, लेकिन उसके बाद फास्ट बॉलर के कैंप आपने लगाना छोड़े, आपने स्पिनर्स पर भी तवज्जो देना छोड़ दी। स्पिनर्स किसी भी टीम के लिए बैकबोन होते हैं, वो मैच को इन और आउट करना अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं बेंगलोर की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बेंगलोर में जब मैच खेला जा रहा था तो उस वक्त स्पिनर हमारे पास इकबाल कासिम नहीं थे टीम में, और मुदस्सर नज़र और जावेद मियादाद ने पिच का मुआयना करने के बाद कहा कि हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, और इसके लिए इकबाल कासिम बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। इमरान खान नहीं माने, वो कप्तान थे, लेकिन इन दोनों की ज़िद की वजह से उन्हें बुलाया गया और मैच का रिजल्ट देखा तो इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद ने मिलकर पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई और पाकिस्तान जो है सुरखरू होकर इंडिया से पहली बार आया। सवाल ये पैदा होता है कि PSL फ्रेंचाइजर अपने इंटरेस्ट के साथ साथ अगर नेशनल इंटरेस्ट को भी लगा लें तो ये जो स्पिनर जिनके नाम आपने गिनवाए, अगर ये टीम में परफॉर्म करें तो इन्हें मौका मिल सकता है। देखिए, फास्ट बॉलर भी तो 10 रन 11 रन की एवरेज से रन दे रहा है और आप उसको अफोर्ड कर रहे हैं। 4 ओवर में 50 रन 60 रन तो दे रहे हैं ना, आप उसको अफोर्ड कर रहे हैं, आप उसको खिला रहे हैं। तो स्पिनर्स के साथ भी इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि PSL को पाकिस्तान की उस प्रोडक्ट में शुमार होना चाहिए कि जो पाकिस्तान को बैकअप दे, जो पाकिस्तान के फ्यूचर को संभाले। और अगर इसी तरीके से हम पूरे एक सिस्टम को जो है रोल बैक कर दें तो फिर सोचिए कि पाकिस्तान टीम का आगे क्या होगा, क्योंकि स्पिनर्स के बगैर कोई भी टीम इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर पाती। बड़ी अच्छी बात की कि इंटरनेशनल जो जितनी टीमें हैं वो स्पिनर्स के बगैर रोल अदा नहीं कर रहे होते मैचेस के अंदर। और बड़ी अच्छी बात असगर अजीम साहब ने कही कि यहाँ पर फ्रेंचाइज को भी नेशनल टीम के हवाले से भी सोचना चाहिए कि हमें कितनी ज़रूरत होती है किसी भी मैच में एक अच्छे स्पिनर्स की। अगर फ्रेंचाइज यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करें, और जिस तरह इन्होंने एक मिसाल दी कि फास्ट बॉलर 10 11 15 रन दे रहे हैं, 20 रन दे रहे हैं, अगर एक स्पिनर्स भी टीम में शामिल हो रेगुलर, और वो अगर हमने देखा कि जो भी स्पिनर्स खेल रहा है वो 15-20 के करीब तो नहीं, खैर 10-12 रन, लेकिन उनमें नौजवान ऐसे स्पिनर्स हैं जो बड़ी अपनी सलाहियतों का इजहार भी करते हैं मैचेस के अंदर। और असगर अजीम साहब ने तो कुछ ज़्यादा ही कह दिया कि 11-12 रन फास्ट बॉलर्स दे रहे हैं। अगर स्पिनर्स देख लें तो वो 7-8 रन पर भी ओवर करके निकाल लेते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे जावेद साहब आप स्पिनर्स के हवाले से? जी मोइन भाई, जैसे असगर भाई ने बात की फास्ट बॉलर्स के हवाले से, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कह दिया 11-12, आप सिर्फ कल का मैच उठा लें, नसीम शाह को देख लें क्या हाल था उनका। तो असल मसला फास्ट बॉलर्स तो रन फ्लो में दे रहे हैं, लेकिन स्पिनर जब भी आता है, अगर क्वालिटी स्पिनर होता है तो आपको उस वक्त विकेट लेकर देता है जब टीम को ज़रूरत होती। जिसकी ज़िंदा मिसाल जो है कोयटा ग्लेडिएटर में आप देख लें, अबरार का क्या किरदार है। अबरार को इतने रन नहीं लग रहे, लेकिन वो विकेट लेके देता है जब दरकार होती कोयटा को। तो ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स को, और आप कह रहे हैं फ्रेंचाइज, देखिए फ्रेंचाइज जो है वो नेशनल टीम के बारे में नहीं सोच रही, फ्रेंचाइज देख रही है कि हमें पैसा कहाँ से और कितना आ रहा है। उन्होंने उन प्लेयर्स को ही आगे करना है जो उनकी फ्रेंचाइज के काम आए। आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, वो चाहेंगे कि नेशनल टीम में भी हमारे प्लेयर जो हैं वहाँ जाकर भी खेलें, ऐसा नहीं होता। अब वो दौर लग गया है कि आपके पास अगर परफॉर्मेंस है और आपको ऊपर लेकर आएंगे, नहीं, वो सिर्फ अपनी फ्रेंचाइज के लिए खिला रहे हैं। चले ये कह रहे हैं कि फ्रेंचाइज के लिए खिला रहे हैं, और इसमें एक उभरता हुआ मैं कह सकता हूं कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। थोड़ा सा एज अगर उसकी बात करें तो ज़्यादा है, लेकिन उसने परफॉर्म अच्छा किया। आसिफ आफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे यहाँ पर असगर अजीम साहब? आप खुद ही कह रहे हैं एज ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ। चले ये डोमेस्टिक के आरिफ याकूब पे थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर लड़का पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। एज और अपनी फिटनेस के लिहाज से अगर वो डोमेस्टिक खेल रहा है तो वो खेलता रहे और अपना शौक पूरा करता रहे, अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहे। लेकिन अब अगर हम 35 साल 40 साल 36 साल, या मैं तो कहता हूँ कि 30+ को तो खिलाना ही नहीं है आपने इंटरनेशनली। आप इंटरनेशनली उस प्लेयर को लाएं जो 10-15 साल सर्वाइव कर सके अपनी एज के हिसाब से, अपनी फिटनेस के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि जो ओवर एज प्लेयर होते हैं ना, इनको डोमेस्टिक में ही रहना चाहिए। चलें वो डोमेस्टिक में रहने, लेकिन एक ओवर एज प्लेयर के हवाले से जिसकी फिटनेस भी बड़ी ज़बरदस्त है और वो कराची की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और कुछ मैचेस खेल रहे हैं, कुछ पे बाहर बैठे हुए डगआउट पे नजर आ रहे हैं। शोएब मलिक के हवाले से क्या कहेंगे? शोएब मलिक तो 16 साल का है भी, ये आपको किसने कह दिया असगर ओवर एज है? असगर भाई भाई, आप उसकी फिटनेस देखें शोएब मलिक की, है मुझसे भी अच्छी है, आपसे भी अच्छी है, आपसे भी अच्छी है। वो 16 साल का है। लेकिन शोएब मलिक भाई, टीवी पे जब आप ये बोलते हो ना कि हमें नौजवानों को मौका देना चाहिए, तो अपने किरदार में झांक लिया करो, अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए।
बड़ी अच्छी बात कही कि एज ज़्यादा है लेकिन नौजवानों की, जिस तरह असगर साहब ने कहा, जब आप ये असगर भाई से ज़रा नुमान अली के बारे में बैठ कर अगर वो बात कर रहे होते हैं नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से, और अब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीवी पे बैठ कर बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, जब उनके हवाले से बात की जाती तो शायद वो अपने आप को बुरा समझते हैं। तो जब साहब कुछ कह रहे थे आप। असगर भाई से मैं चाहूँगा, जैसे एज की अभी बात चल रही थी, अफरीदी की बात चल रही थी, आसिफ की, तो नुमान अली के बारे में इनके जो मकसद गुजारिशात हैं हम चाह रहे हैं कि सारी आज जो हमारे सामने खोले, हमें पता चले जिस तरीके से कंटिन्यू परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट में। यार देखिए, नुमान अली के साथ साथ फिर आप साजिद को क्यों भूल जाते हैं? सर साजिद तो है ही ना, वो ओवर एज नहीं है। साजिद की जिक्र क्यों नहीं कर रहे आप? सिर्फ नुमान का जिक्र क्यों कर सर? रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो ओवर एज नहीं है। साजिद ओवर एज नहीं है? नहीं, साजिद खान बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, वो खेल सकता है। ओवर एज हो गए बिल्कुल, तो नुमान नहीं खेल सकता? नहीं सर, नुमान की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या फर्क है? बहुत ज़्यादा उम्र का डिफरेंस है। क्या फर्क है? नहीं सर, डिफरेंस 5-4 साल का। साजिद की उम्र कितनी है? साजिद की जो 4-5 साल छोटा होगा नुमान अली से। कैसे? सर ये क्या बात कर अब रहे हैं स्टेट निकाल ले सर, आप बताएंगे सर। देखिए, साजिद जो है और नुमान, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको मुंतखब किया गया और एक अच्छे स्पिनर के तौर पे वो सामने आए। साजिद को, नुमान को बहुत वक्त के बाद मैं समझता हूँ ताखिर से उनको एंट्री हुई, और यही साजिद के साथ जुल्म रहा कि इन आउट उसको करते रहे और रेगुलर उसको नहीं खिलाते थे। लेकिन अगर आप इन दो प्लेयर को, स्पिनर से अगर बात हो रही है ना, डोमेस्टिक की बात हो रही है, कि इनको टेस्ट से उठा के अगर फ्रेंचाइजर अपने साथ भी खिला लेते तो इन्हें थोड़ा सा जो है T20 का भी मौका मिल जाता, और T20 में भी ये विकेट लेते। ये वो बॉलर नहीं जो नहीं लेते हैं, लेकिन अब इनको हम वनडे तो खिला नहीं सकते क्योंकि जाहिर है एज का फ़र्क है और वनडे में जदीद क्रिकेट चलती है। तो मेरा ख्याल है कि साजिद को और नुमान को डोमेस्टिक में आप हर सतह पे खिला सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये टेस्ट तक ही महदूद हैं। तो ये मैं इस फैसले को सपोर्ट करूँगा। चलें, यहाँ तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 3-4 सीनियर प्लेयर जो है पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ मैचेस में परफॉर्म भी कर रहे हैं, कुछ पे नहीं कर रहे हैं। उनमें एक सीनियर बैटर, पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर बाबर आजम, बल्कि दुनिया का नंबर 1 बैटर बाबर आजम। और असगर अजीम साहब से ज़रूर ये पूछूंगा कि एज ए कप्तान पेशावर ज़ल्मी से वो खेल भी रहे हैं और क़यादत भी कर रहे हैं उस टीम की, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस उनकी बुझी बुझी सी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे बाबर के लिए? देखिए, बाबर PSL में शुरू में तो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन फिर 3 कंटिन्यू उनकी एक अच्छी इनिंग भी आई, लेकिन अच्छी इस लिहाज से कि उनकी टीम के लिहाज से उनकी टीम को काम आई, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था वो वही माजी वाला था। तो बाबर का जो फड्डा है वो उसकी जो जंग है वो उसके अपने आप से है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करे। और जिस मैच में इंजमाम ने ये क्रेडिट लिया कि मेरे कहने पे वो 1 डाउन आए, और उसके दूसरे ही मैच में फिर आपने देखा कि वो 1 रन बना के चल दिए। तो और फिर एक बयान बाबर का खुद सामने आया कि डोमेस्टिक में मैं 6 नंबर तक बैटिंग कर चुका हूं और करता रहा हूं। तो इट्स मीन कि बाबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैसेज दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुझे T20 से आउट ना करना, वरना मेरे हाथ खाली रह जाएंगे और जो जितने भी जो कमर्शियल मेरे साथ हैं ये सब मुझसे वापस हो जाएंगे। मैं जो हूँ जो पैसे की अर्निंग है वो मेरी रुक जाएगी। तो बाबर, आपकी लड़ाई तो आपके अपने साथ है, मैं आप शहजादा बिल्कुल है, ज़्यादा बेहतर बाबर की लड़ाई अपने आप से भी दिखाई देती है और टाइम की बिल्कुल कमी है हमारे पास। जावेद साहब, आपका शुक्रिया, अज़हर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान